हेलो छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड की पहली पुस्तक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का पढ़ेंगे, जो है सामाजिक विचारक। सामाजिक विचारकों में आज हम सबसे पहले कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिच मार्क्स। इनका जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। जन्म स्थान था इनका जर्मनी और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 में हुई थी। इन्होंने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान निम्न रहा है। सबसे पहला योगदान इनका था वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा। वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा। दूसरा जो योगदान था वो था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तीसरा ये योगदान था अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा। चौथा जो इनका प्रमुख योगदान रहा है वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या। पांचवा जो इनका प्रमुख योगदान रहा है वो है अलगाववाद की अवधारणा। तो आज हम जो इनका प्रमुख योगदान रहा है कार्ल मार्क्स का पहला टॉपिक है वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा। ठीक है, तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वर्ग और वर्ग संघर्ष में दिया था। इनके अनुसार तो वर्ग की अवधारणा दी गई थी। वर्ग का जो निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण इनके अनुसार आर्थिक आधार पर, यानी कि आर्थिक आधार को माना है इन्होंने कहा है कि आर्थिक आधार पर समाज में वर्गों का निर्माण होता है। समाज के अंतर्गत आर्थिक असमानता जो पाई जाती है, यानी कि आर्थिक असमानता जो समाज में पाई जाती है, उसके आधार पर समाज में वर्गों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो आर्थिक असमानता है उसके आधार पर समाज में वर्गों का निर्माण माना है इन्होंने कार्ल मार्क्स ने। इन्होंने कहा कि समाज में जो आर्थिक असमानता पाई जाती है वही वर्गों का निर्माण होता है। इन्होंने आर्थिक असमानता को ही वर्गों का माना है जन्म। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास को चार युगों में बांटा है। नंबर 1 आदिम
साम्यवादी व्यवस्था समाज। दूसरा दास्त समाज। तीसरा सामंतवादी समाज। और जो चौथा था पूंजीवादी समाज, पूंजीपति समाज। ठीक है, तो इन्होंने मानव इतिहास को 4 युगों में बांटा है। पहला था आदिम साम्यवादी समाज, और दूसरा दास समाज, तीसरा सामंतवादी समाज, और चौथा पूंजीपति समाज। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक जो समाज है, फिर मानव इतिहास का जो प्रत्येक युग रहे, उनमें हमेशा 2 वर्ग रहे हैं। जो एक वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, जिसे स्वामी या पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। उन्हें स्वामी या पूंजीपति वर्ग कहा है, पहला। दूसरा, जिनका उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता, यानी कि जो समाज में उत्पादन के साधन होते हैं उन पर जिनका अधिकार होता है, वो स्वामी या पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। और जिनका उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता है, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, उन्हें श्रमिक या मजदूर वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर समाज के अंतर्गत 2 वर्ग रहेंगे। एक वर्ग जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, उन्हें स्वामी या पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। दूसरा, जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं या जिनका अधिकार नहीं होता उत्पादन के साधनों पर, वो होता है श्रमिक या मजदूर वर्ग। ये जो मजदूर वर्ग है, ये अपने श्रम को बेचकर अपना जीवन यापन चलाते हैं। आदिम जो साम्यवादी समाज थे, उसमें भी 2 वर्ग थे। पहला वर्ग था कि आदिम जो साम्यवादी समाज थे, उसके अंतर्गत जो असमानता पाई जाती थी, वो लिंग और आयु के आधार पर पाई जाती थी। लिंग और आयु के आधार पर। तो इस समय जो आदिम साम्यवादी समाज था, उसमें वर्ग व्यवस्था इतनी नहीं थी जितनी अन्य युगों में थी। जो दास युग है, उसके अंतर्गत 2 वर्ग थे। नंबर 1 स्वामी और दूसरा दास। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत भी 2 वर्ग थे। नंबर 1 सामंत और दूसरा अर्धदास, किसान। और जो पूंजीपति समाज था, उसके अंतर्गत 2 वर्ग पाए जाते थे। नंबर 1 पूंजीपति वर्ग। ये पूंजीपति वर्ग है, इसको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था। बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था। और दूसरा था मजदूर वर्ग। ये सभी समाजों के अंतर्गत दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष होता रहा है। जो 2 वर्ग पाए जाते थे, वो अपने हितों को लेकर एक दूसरे से संघर्ष करते रहे थे। आदिम साम्यवादी समाज के अंतर्गत ज्यादा असमानता नहीं पाई जाती थी। जो उत्पादन के साधन थे, उन पर सभी का समान स्वामित्व होता था, इसलिए आदिम साम्यवादी समाज के अंतर्गत इतनी असमानता नहीं देखने को मिली थी। लेकिन दास समाज के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन थे, जैसे पूंजी है, संपत्ति है, औजार है, उन पर कुछ लोगों का अधिकार था
और उन्होंने अपने इन उत्पादन के साधनों के आधार पर कुछ लोगों को अपना दास बना लिया था, गुलाम बना लिया था। उसके बाद तीसरा जो है सामंतवादी समाज, वहाँ सामंत जो होते थे, बड़े किसान जो होते थे वो सामंत कहलाते थे, और उनके अधीन जो काम करते थे छोटे किसान, उन्हें अर्धदास किसान कहा जाता था। लेकिन जो वर्ग संघर्ष पाया जाता था इन सभी युगों की तुलना में, इन तीनों युगों की तुलना में पूंजीपति जो समाज था उसमें वर्ग संघर्ष ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि इसके अंतर्गत जो वर्ग पूंजीपति समाज है, यहाँ दो वर्ग थे जो आपने देखा होगा। पहला पूंजीपति वर्ग, जो पूंजीपति वर्ग था इसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता था, इनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन जो दूसरा वर्ग था मजदूर वर्ग, इनके पास केवल अपने श्रम के अलावा और कुछ नहीं होता था। तो इनके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता था और इनके पास उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं होते थे। ये दोनों वर्ग अपने अपने हितों को लेकर एक दूसरे से संघर्ष करते थे। पूंजीपति वर्ग अपना अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे, मजदूर वर्ग अपना अधिक से अधिक जीवन यापन के साधन जुटाने चाहते थे। इसलिए इन दोनों वर्गों में, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि प्रत्येक समाज, आज का जो मानव इतिहास है आज तक का, वो दो वर्गों में बटा हुआ था, जो अपने अपने हितों को लेकर एक दूसरे से संघर्ष करते थे। और इन्होंने इस वर्ग व्यवस्था के आधार पर समाज में परिवर्तन को मान्यता दी है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो वर्ग संघर्ष के आधार पर माना है। क्योंकि ये जो पूंजीपति समाज होता था उसमें वर्ग संघर्ष ज्यादा देखने को मिलता था, और इस समय संघर्ष तीव्र गति में था। ठीक है, तो इसीलिए जो कार्ल मार्क्स ने इन्होंने कहा है कि समाज के अंदर जो वर्ग व्यवस्था थी वो हर मानव इतिहास में पाई गई है। आदिम साम्यवादी समाज के अंतर्गत इतनी असमानता नहीं पाई जाती थी, वो जिसमें वर्गों का निर्माण लिंग और आयु के आधार पर उनमें असमानता देखने को मिलती थी। लेकिन दास युग के अंतर्गत स्वामी और दास दो वर्ग पाए जाते थे। सामंतवादी समाज के अंतर्गत सामंत और अर्धदास किसान पाए जाते थे। पूंजीपति समाज के अंतर्गत पूंजीपति, इन्हें बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था। और दूसरा मजदूर वर्ग, जो मजदूर वर्ग था इसे सर्वहारा वर्ग भी कहते थे। तो यहाँ पूंजीपति समाज है, इसमें दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष होता रहा है, और पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ संघर्ष तेज हो जाता था। और एक समय इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एक समय ऐसा आता है जहाँ जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक नई सामाजिक व्यवस्था, जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। एक श्रमिक वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर इसके स्थान पर एक साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो वर्ग संघर्ष है इसके आधार पर समाज को अलग अलग भागों में विभाजित करके देखा है। साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होती है। साम्यवादी व्यवस्था, जो साम्यवादी व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है उसके अंतर्गत वर्ग संघर्ष तीव्र गति से होता है। और यहाँ मजदूर जो वर्ग है उसके लिए कार्ल मार्क्स ने एक आह्वान किया था, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेटियों को खोने के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां पड़ा है। तो उन्होंने यहाँ मजदूर वर्ग को अपने हितों के लिए संपूर्ण संसार के जो मजदूर हैं उनको एक होने के लिए एक आह्वान किया, नारा दिया कि तुम दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और सब मिलकर इन पूंजीपति वर्ग हैं उनके विरुद्ध क्रांति लानी है। और उस क्रांति के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाएगा। इस साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई
आर्थिक असमानता नहीं पाई जाएगी, सभी समान होंगे, सभी का पूंजीवादी, सभी का जो समाज की अर्थव्यवस्था है उस पर अधिकार, समान अधिकार होगा और वे एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखेंगे। तो ये साम्यवादी व्यवस्था थी। तो ये था वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरी जो इनका प्रमुख योगदान रहा है, यानी कि कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र के अंतर्गत जो दूसरा योगदान रहा है वो है, दूसरा जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिक द्वंद्ववाद की अवधारणा, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक अवधारणा, जो द्वंद्वात्मक अवधारणा है वो हीगल से ग्रहण की है। यानी कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक अवधारणा जो है एक समाजशास्त्र थे हीगल, उनसे ग्रहण की थी। जो हीगल थे, इन्होंने कहा है कि समाज के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है, यानी कि इन्होंने, हीगल है, इन्होंने विश्व के विकास का आधार आत्मा को माना। इसको माना है आत्मा, यानी कि इन्होंने कहा है कि आत्मा के आधार, सबसे पहले विकास होता है आत्मा का, उसके आधार पर ही हम विश्व का विकास करते हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने हीगल के जो आत्मा का सिद्धांत है उसको बदलकर इन्होंने कहा है कि विश्व का जो विकास होता है वो पदार्थ के विकास के आधार पर होता है। यानी कि पदार्थ का विकास होगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, और समाज में परिवर्तन आएगा तो विश्व का विकास होगा। हीगल ने कहा है कि जो आत्मा का विकास है, इन्होंने कहा है कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो तीन, उससे होता है वाद, प्रतिवाद, और तीसरा और संवाद। ठीक है, सबसे पहले वाद उत्पन्न होता है, यानी कि कोई विचार उत्पन्न होता है कार्ल हीगल के अनुसार। उस जो विचार है उसके अंतर्गत ही वाद प्रतिपादित होता है, यानी कि उसका विरोधी तत्व मौजूद होता है। हर वाद के अंतर्गत एक विरोधी उत्पन्न होता है जिसे प्रतिवाद कहा जाता है। और वाद और प्रतिवाद, इन दोनों के बीच जब संघर्ष होता है, संघर्ष, वाद और प्रतिवाद, तो एक तीसरी अवस्था आती है, उसे संवाद कहा जाता है। यानी कि वाद और प्रतिवाद के आधार में जब संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, तो एक तीसरी अवस्था आती है जिसे संवाद कहा जाता है। यह संवाद पुनः एक वाद बनता है। क्या बनता है? वाद। और इस वाद के अंतर्गत पुनः एक प्रतिवाद उत्पन्न होता है, और इस प्रतिवाद, वाद और प्रतिवाद में फिर संघर्ष होता है और फिर संवाद उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसी के आधार पर विश्व का विकास होता है। तो यहाँ जो वाद, प्रतिवाद है और संवाद है, इसके आधार पर हीगल ने विश्व के विकास का आधार माना है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने पदार्थ के विकास, यानी कि विश्व का जो विकास है वो पदार्थ के, यानी कि भौतिक आधार पर विकास माना। सबसे पहले पदार्थ उत्पन्न होता है, उसमें प्रतिवादी, यानी कि प्रतिवाद उत्पन्न होता है, वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है तो संवाद उत्पन्न होता है, और ये सद्य प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इससे ही विश्व का विकास होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।